भी अपने स्टार्ट कर लेते हैं। साउंड चेक वाईफाई का लिंक एक्सटेंडर है, वाईफाई का राउटर बाहर लगा है, ये वॉल आती है डोर बंद होता है तो वॉइस क्रैक होने का चांस है। ये यहाँ पे लगा है ना, तो इसकी रेंज रेडियस में आएगी, तो कंपेरेटिवली स्पीड बेटर होगी, तो क्लैरिटी भी अच्छी है वीडियो की, तो ऑडियो में साउंड डिप होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऑनलाइन सिस्टम लेने के चक्कर में अदर इंजीनियर तो नहीं बन गया, खर्चा तो हो ही रहा है, तो दिमाग खराब हो जाता है। वो पहले एक वाईफाई है, दूसरा वाईफाई, फिर उसमें भी दूसरा राउटर लगा है, वो नहीं चला। अब तो चलना चाहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो दिमाग में बैठा हुआ है कि वो ऑनलाइन लाइव सेशन एकदम प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, वो करवाना ही है। जब तक नहीं चलेगा ना, हमें कितना कुछ करना ही होगा। हाँ, वो करेंगे। इसके बाद कुछ बचा है तो खाली वाईफाई की स्पीड और बढ़वा सकते हैं, बाकी अब लास्ट ऑप्शन बचा है, उसके बाद कुछ नहीं बचा है। 100 Mbps चल रहा है, 150 का ऑप्शन है, जितना कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के लिए सब कर। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आपके सामने जो डाउट्स है, बोलो पेज नंबर 804। ठीक है, मार्जिन में कॉस्टिंग देख रहे हैं, मॉड्यूल है पेज नंबर 804। क्या आया है आपका डाउट? देखते हैं, मैं एनिमेट सॉल्व 13 नंबर का क्वेश्चन है पेज 304 पे। From the following data, you are required to calculate break-even point and net sales value at this point. तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दे रखा है 10 रुपए पर यूनिट, लेबर कॉस्ट है 5 रुपए पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड आ रहा है 50,000, वेरिएबल ओवरहेड 60% और डायरेक्ट लेबर सब इनडायरेक्टली चल जाएगी। एक दिया उससे दूसरा ढूंढो, उससे तीसरा ढूंढो, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समझ में आएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट 4%। If the sales are 10% and 25% above the break-even volume, determine the net profit. तो ये दो क्वेश्चन हो गए ना, 10% वाला अलग हो गया, 25 वाला अलग हो गया, दोनों में आंसर अलग अलग है। नेट प्रॉफिट्स बोला दो क्वेश्चन, तो इसके आंसर्स तो ये नहीं होंगे। क्वेश्चन में लाऊंगा उससे बना टैली करने के लिए रेफरेंस में टैली कर लें। चलो, अब बोला है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, नेट सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और दूसरा अगर सेल्स ब्रेक इवन वॉल्यूम से 10% ऊपर है तो नेट प्रॉफिट बनना है। तो एक एक करके चलते हैं, पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बस, तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको निकालना है वैसे, फॉर्मूला वाला स्टोरी क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर एक स्टोरी। इसके रिगार्डिंग डेटा अवेलेबल है, फिक्स ओवरहेड तो 50,000 रुपये बोल लीजिए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का कैलकुलेशन करना कैसे होता है। सेल्स पर यूनिट आपको दे रखा है 25 रुपए, और इसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट भी तो दिया 4%, 4% कितना, 8 रुपया होगा। ये आ गया आपका नेट सेल्स 24, नेट सेल वैल्यू एट दिस पॉइंट। तो नेट सेल पर रुपीज जो है ना, या पर यूनिट जस्ट वो 24 रुपए होगी, ठीक है। नेट सेल प्राइस मतलब आफ्टर डिस्काउंट नेट प्राइस, तो हमें तो चाहिए क्वांटिटी,
तो इसमें से लेस करना स्टार्ट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट 10 रुपए है। और क्या बोला, लेबर कॉस्ट कितना, लेबर कॉस्ट। अरे वेरिएबल ओवरहेड भी तो बोला, वही तो वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर है 5 रुपए, उसका 60%। और वेरिएबल जो भी बचेगा माइनस करने को नहीं, यहाँ से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। प्लस का कितना, 24 माइनस 18, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 6 रुपए। 8 3 3 से तो पॉइंट कॉमा भी लगा और पॉइंट लिख दिए तो 8 ट्रिपल है। So this should be the break-even point in units, right? Break-even. तो ये तो आ गया। और क्या मांगा, नेट नेट सेल वैल्यू। नेट सेल वैल्यू तो कुछ नहीं, इसके अंदर नेट सेल वैल्यू 125 करना है, 24। कितना है? ऐसे क्यों बोलते थे 1 लाख, कोई समझ जाए। 5 लाख, हाँ, तो बोल दिए, तो बोलो 1,99,900, 2 लाख तो चेक कर, नहीं ना, ये नहीं पता कितना है। तो 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर वही नहीं पता, पता तो आता है। क्या क्लैरिटी है, बोलो सही। 2 लाख, आपको एक और आगे देखें, इनका सेल्स आर 10% एंड 25% अबाउट द ब्रेक इवन वॉल्यूम। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नेट सेल्स वैल्यू, टेबल के ऊपर स्टार्टिंग आंसर निकाला। ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 8,333 यूनिट्स, लेकिन उसकी सेल वैल्यू क्या, 8,333 यूनिट्स आपने 24 रुपए में नेट प्राइस में बेचे ना आफ्टर डिस्काउंट, 2 लाख रुपए फाइनल वैल्यू आ गई। अब ठीक है, अब बोलो अगर सेल वैल्यू या सेल्स का वॉल्यूम 10% ज्यादा होता तो प्रॉफिट कितना आता। सेल्स आर 10% हायर देन द ब्रेक इवन वॉल्यूम। ब्रेक इवन वॉल्यूम आ गया ना। अगर 10% सेल बढ़ा दो तो कितने यूनिट बेचोगे पता चलेगा, प्रॉफिट निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। ये डेटा कर लिए उसको आगे बढ़ा, सेल्स वॉल्यूम प्लस 10%। अब 9,6 यूनिट्स न्यू सेल्स वॉल्यूम। अब होगा इस, अगर ये सेल वॉल्यूम है तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 6 रुपए, 6 रुपीज पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर पूरा गिनने का मतलब ही नहीं है, कितना आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन, या माइनस फिक्स कॉस्ट, जो बचा उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। ये हो 4 कंफ्यूजन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या नहीं समझ आया बता, फाइंड क्या करना।
देख देख के मुझे आता है फाइंड करके नहीं चाहिए नेट प्रॉफिट चाहिए ना। किस पॉइंट पे नेट प्रॉफिट चाहिए जब आपका सेल वॉल्यूम ब्रेक इवन से 10% ऊपर है। ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम कितना था 8 ट्रिपल। तो अगर 10% ज्यादा यूनिट बेचोगे तो कितना यूनिट बिकेगी 9166। अगर 9166 यूनिट बेच चुके हो तो उसमें कितना प्रॉफिट कमाया वो गिनना होगा कैसे गिने। या तो पूरा दिन सेल प्राइस से स्टार्ट करो कि 25 रुपए का यूनिट है तो 1 रुपया डिस्काउंट है फिर मटेरियल कॉस्ट है। बट शॉर्टकट है तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही दे दो ना। ये कॉन्ट्रीब्यूशन 6 रुपए कहाँ से आया सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस ट्रेड डिस्काउंट सब कुछ लेस करके तो ये है ना कॉन्ट्रीब्यूशन तो डायरेक्ट ही दे दो ना 6 रुपए पर यूनिट। कितने यूनिट बेचे 9166 तो उस हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 55,000। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेंगे प्रॉफिट आ तो फॉर्मेट तो वही चल रहा है ना जो चल रहा है उसमें तो कोई फर्क नहीं सेम चल रहा है। समझ रहे हो? बोलो अब क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है अगर सेल वॉल्यूम ब्रेक इवन से 25% बढ़ जाए तो नेट प्रॉफिट कितना। ये सेम है आपको खाली क्वांटिटी चेंज करनी। अब ट्राई करके देखिए। सेल वॉल्यूम बढ़ा देते हैं 8133 प्लस 25% कितना आ रहा है इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन का 6 रुपए माइनस फिक्स कॉस्ट 50 12,496 प्रॉफिट। ऐसा कुछ भी नहीं हमने तो सिखाया नहीं। आप सोचते कितना हो आपके ऊपर है। सिखाया तो पूरा कंसेप्ट में समझ नहीं मतलब कि हमें बताया नहीं था ऐसा होता है। कंसेप्चुअली अपन ने सब कुछ कवर किया आप कितना उसको रिलेट कर पाते हो कि हाँ भाई ये इसका आंसर है ना। थोड़ा सा होगा वो पॉइंट में 2 5 रुपए 10 रुपए 12 500 ऐसा कुछ क्लियर और कुछ डाउट। सेवन नाइन फाइव Mahindra sells two products JNC. Sales mix is 4 units of J and 3 units of K. तो ये इस रेशियो में दिखता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों पे दे रखते हैं फिक्स कॉस्ट टोटल दे रखते हैं सेल मिक्स ब्रेक इवन पॉइंट ही ढूंढना है। बट कैसे ढूंढना है उसमें प्रॉब्लम है इन द सेंस कि आपको रेशियो लगाना देखो एक यूनिट होता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो सम बहुत इजी है 6 लाख होगा अगर फिक्स कॉस्ट है मैं जे का इतना यूनिट बेचता हूँ उस पर इतना क्वांटिटी आता है तो सम ऑलरेडी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना प्रोडक्ट बिच का जो सेल हो रहा है ना वो सेल मिक्स या कॉम्बो में बिक रहा है। हमने ऐसा बोला कि 2 प्रोडक्ट हम बेचते हैं जो एक रेशियो में बिकते हैं कॉम्बो बोले या रेशियो बोले अगर 4 यूनिट जे के बिकेंगे तो 3 यूनिट के बिकने ही वाले ऐसे बिकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं गिन सकते जैसे एग्जांपल हमने लास्ट में दिया एवरेज वो 20% 30% की रेशियो वाला वही सब। अब इसमें उन्होंने डेटा दे रखा है उसको बोला कि भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों में कितना हो बता दिए एक के ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक के ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन बीच में मार्जिन मतलब पर यूनिट। बाकी डेटा में क्या बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट है आपका 6,16,000 पर month। तो फिक्स कॉस्ट तो दोनों के लिए होगा ना जे के लिए जो लगा होगा वो इसी में है ये वाला भी इसी में है बिकॉज टोटल है कैलकुलेशन करने के लिए इसका एवरेज देना पड़ेगा। अगर बात करते हैं
बात करती है। तो दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल है, कॉन्ट्रैक्ट जो टोटल कितना पड़ेगा, तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन है एवरेज, वेटेड। वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, अगर 4 यूनिट इससे दिखते हैं, 2 इससे दिखते हैं, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर कॉम्बो कितना होगा वो हमें देखना है, कैसे निकालेंगे। जे का क्वांटिटी कितना है, 40 रुपए, और जे का रेशियो कितना है, 4/6 वेटेड एवरेज, प्लस के का क्वांटिटी कितना है, 20, उसका रेशियो कितना है, इससे आपका एक वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन यह है, कितना आ रहा है। नाम दिया है कॉम्पोजिट बाउंड्री मार्जिन, बात एक कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब हमें ये कैलकुलेशन कंप्लीट करना है। 19600, अब देखो 19600 जो है ये टोटल कॉम्बो सेल है। बोले सर ये जे वाला प्रोडक्ट या के वाला प्रोडक्ट, जे और के का मिला के कंबाइन कॉम्बो पैक, मतलब ऐसे समझ लो ये साथ में बिकता है तो टोटल 7 यूनिट्स बिकते हो, तो इसमें ना जे का सेल भी हुआ है और के का सेल भी हुआ है, कितना जे और कितना के रेशियो, हो जाए कंबाइंड कंट्रीब्यूशन। ये टाइप हो गया, तो कभी भी अगर आपको एग्जाम्पल में सम दिया हो जहाँ पे दो प्रोडक्ट ऐसे रेशियो में कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन में जो भी डेटा है वो एवरेज करके कॉम्पोजिट ही निकालना है। ये स्टैंडर्ड टाइप हो गया, पहले तो कोई सम में ऐसा पॉइंट आया वो वैसे ही, ठीक है। ये मॉडल के क्वेश्चन है, ये लोग मेहनत नहीं करते पूरी, एक्चुअली आंसर देख के समझ आया ब्रेक इवन निकालना है। क्वेश्चन में एग्जाम में लिखा होगा फ्रेंड ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत ठीक है। इतनी अच्छी मॉडल बनाई है उन्होंने, बहुत थोड़ा बहुत अरे डेटा चेंज कर दिया मैंने, तो वही करनी है। आपने सम तो सॉल्व किया ही होगा, और फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन से जो हम निकाला ही होगा। अब पता है क्या करना है, सेम सम वापस सॉल्व करना है, डेटा चेंज कर, डेटा चेंज कर देता हूँ, आपको सॉल्व करके देखो हो जाएगा। बोला है सेलिंग प्राइस कट हो जाएगी 10% से, अगर सेलिंग प्राइस 10% से कट होती है तो जो 30 लाख का सेल है उतने यूनिट बिकेंगे पर पैसा कम आएगा, तो 27 लाख हो जाएगा, ठीक है। और बोला है फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी 1 लाख से, तो फिक्स कॉस्ट आपको 4 लाख दिख रही है जो आपको फाइन करवाएगी ना। 4 लाख तो ऐसे देर करने करते बहुत मेहनत नहीं करेंगे, 4 लाख लिख ही देते उसको, 4 के बदले कितने होंगे, 5 लाख, है ना। फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ गई, 1 लाख रुपए से बढ़ गई। बाकी सारा डेटा सेम, वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में है, ध्यान रखना। रिटेल में सेम बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, सेल्स आपकी जो है वो डिप हो गई ना, सेल्स हो गई 27, तो वेरिएबल कॉस्ट में बोला था कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स थोड़ी हटा, 60% ऑफ सेल्स, इसका 60% तो उसी चीज में रहेगा ना, कितना होगा, 10% रिड्यूस होगा। क्या आपका आगे क्वांटिटी, हाँ
फिक्स कॉस्ट थोड़ा बढ़ा दिया। क्या प्रॉफिट कितने वाले समझ रही दिखा रखा है आपको सब कुछ इतना बना के पूछेंगे। इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन का भी थोड़ा सही से आना चाहिए। जो लॉज में अपने इंटरप्रिटेशन से बात करते हैं ना, ये इंटरप्रिटेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है। जो इंग्लिश में लिखा है उसका ट्रांसलेशन समझ आना चाहिए कि भाई ये करने के लिए बोला है, और बिना सोचे वही करने जो लिखा है। भले आपको कितना कन्विंस हो अलग बात है, बट ट्रांसलेशन भाई यही बोलता है तो मुझे यही करना पड़ेगा, तो आंसर है तो सही। और कोई सब इसमें बस वेरिएबल कॉस्ट इसकी का है। अब कोई भी एक पहले करवा लो, मॉड्यूल वाला खत्म करा लो कम से उसके बाद ले लेता हूँ। illustration to fixed costs. India Limited. Total turnover of 10 lakh. Enjoying 30% margin of safety. अब तो 70 मतलब 70% तो ब्रेक इवन सेल्स होगा, 7 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा 3 लाख। टोटल वेरिएबल खर्चा है 60%। 3 लाख की सेल पे 60% 81, बाकी का प्रॉफिट 21। और 7 लाख की सेल पे वेरिएबल कॉस्ट 420, बाकी बचा 280। फिक्स कॉस्ट आएगा 2,80,000। देखो अप्रोच कैसे करने दो, हमको अप्रोच कैसे करना हो गया, आपको अप्रोच कैसे करना समझ आना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, टोटल टर्नओवर है ना, आपका टोटल सेल्स वो कितना बोला है 10 लाख। और डेटा एक लाख करोड़ है नहीं 60% बोला, 60% ऑफ सेल्स यही है। पूरा फिक्स कॉस्ट निकालो, फिक्स पॉइंट निकालो एक। अब जो दिया है उसमें भी यूज करना पड़ेगा। पर टोटल सेल्स आपका 10 लाख है। टोटल सेल्स में दो चीजें होती है, ब्रेक इवन सेल होता है, एक मार्जिन सेल होता है। मार्जिन सेल हो रहा है 30%, ब्रेक इवन सेल 10 लाख आपका। ये हो गया। अब आगे की सोच देख लो, आपको भी इक्वेशन ध्यान में, सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस उसमें से आंसर मिलता जाता है। ठीक है। जब बोला इवन सेल्स है आपकी और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट है, उसी चीज को यूज करेंगे। अब देखो ब्रेक इवन सेल आपकी 7 लाख, मार्जिन वाली आपकी 3 लाख। अब क्योंकि बात हो गई है फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करने की, तो मेरे लिए डेटा ज्यादा रिलेवेंट। 7 लाख का ब्रेक इवन सेल 50% तो वेरिएबल कॉस्ट है, पहले तो वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ये माइनस किया 4.2 लाख, बचा कितना 2.8 लाख। फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। तो आपने ब्रेक इवन से का सिर्फ डेटा अगर यूज किया तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, तो जो बचा ये कंट्रीब्यूशन जो बचा फिक्स कॉस्ट। बात समझ आ रही है? काम खत्म हो गया, वो फिक्स कॉस्ट ही तो होगा। बोलो, अगर आपको दूसरे तरीके से समझना हो, फॉर्मूला टू फॉर्मूला जाना, बोलते हैं काम लगाएंगे फॉर्मूला में लगा सकते, तो उसमें मेहनत तो है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में लिखी ना कि आपका ब्रेक इवन सेल आया, तो मैं फिक्स कॉस्ट पे कैसे जाऊँ, तो आपको पता है यहाँ से पीवी रेशियो, तो पहले पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, वहां जाने के बाद नहीं निकालना। पीवी रेशियो होता क्या है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है तो कंट्रीब्यूशन रेशियो अपने आप मिल जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो होने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सेल 100 रुपए है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 के जी, तो आपका क्वांटिटी कितना हुआ 40।
यहाँ से मिल जाएगा पीवी, कितना आएगा 40%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है का मतलब पीवी रेशियो 40%, राइट। दस कुर्सी बात कि सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तब आता है कंट्रीब्यूशन अपन सेव कर दिया पीवी रेशियो। अब देखो ब्रेक इवन सेल्स है ना 7 लाख रुपए, इस पे क्या लगाते हो पीवी रेशियो लगाते हो, एक तो हुआ मतलब समझ आना चाहिए वहां प्लस कैसे भी काम को सेव। मैंने आपको तो डायरेक्टली गिनवा दिया कि 7 लाख के सेल में वेरिएबल कॉस्ट हटाया तो बचा कंट्रीब्यूशन, और 7 लाख कोई ब्रेक इवन है, तो ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट तो सेम होता है, तो मिल गया ना फिक्स, कोई आंसर आ रहा है। अब आप घुमा के पीवी रेशियो निकालो, पीवी रेशियो इसमें लगाओ, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसे बोला है आंसर तो एक ही आना है, यूज कर सकते, कोई फर्क नहीं। अगर पीवी रेशियो यूज करना है, पीवी रेशियो यूज करना है तो इक्वेशन में जो डेटा है वो ऐसा है, एक प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर बोला है कि इस पूरी इक्वेशन में ऐसा दो, तो आपको मिल जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। समराइज करा रहा हूं, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं, 2 मिनट साथ में समझा लिख लिया। आपको मालूम है कि टोटल सेल दे रखा है 10 लाख, फिर आपको बोला हुआ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो है 30%, तो इससे समझ में आ गया कि 3 लाख 7 लाख है, तो समझ आ गई। अब बोला है फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मालूम है कि ब्रेक इवन सेल्स पे पीवी रेशियो लगाना है तो फिक्स कॉस्ट आता है, इतना तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है। अब मेरे पीवी रेशियो चाहिए, तो मैं पीवी रेशियो क्या होगा, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन, ये होता है। अब इसके लिए डेटा चाहिए, कंट्रीब्यूशन और सेल्स के लिए क्या मिलेगा, टोटल सेल्स की बात तो की है तुमने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया, तो कौन सी बताया, वेरिएबल कॉस्ट का रेट, तो इसीलिए दिया है ताकि आप कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकें। अगर सेल्स 100 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा 40। जैसे ही आएगा ना पीवी रेशियो आ है 40/100, ओके, पीवी रेशियो कितना आ गया 40%। अब ये जो आपकी ब्रेक इवन सेल्स है, आप इस पे अगर आप पीवी रेशियो लगा दो 40%, तो क्या देगा, एक और देगा, कितना हो जाएगा वो? अब इसमें से कुछ भी पूछ ले हो, गिन सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट पूछा होगा, प्रॉफिट आगे 3 लाख में 40% कितना, 1 20, क्लियर। टोटल क्वांटिटी मिल गया 4 लाख, तो वैसे भी आते हैं 10 लाख में जब लगा इक्वेशन में 6 चीजें होती है सारी मिल जो पूछा होगा, ये फॉर्मूला टू फॉर्मूला में तरीका ये कर लो भी ठीक है। एक स्टेप थोड़ा घुमा के मिलना पड़ा, फिर उसको डायरेक्ट करवा देते, बट जरूरी नहीं कि वैसे एग्जाम में स्ट्राइक फॉर्मूला पता है, इक्वेशन पता है, उसको पकड़ के चलेंगे, ये सॉल्यूशन आपका नहीं। और मॉड्यूल में कुछ बचा 7 8 आगे किसी की मेरे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में बी माइनस इस्तेमाल करो। If at the end of the first week, the company aims to increase its volume, how many units will they have to sell to realize the profits of $7,60,000 given the following condition? An increase of $1 lakh in annual fixed cost will increase their capacity to 50,000 units. Existing capacity 9,000. Selling price is at $70 per unit. No other cost change. $5 lakh is invested in advertising. Okay. Cost है या production की सब variable. Advertising variable cost है fixed cost. It's fixed है. Production से क्या लेना है? Advertising प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ गया नहीं सर। $7,60,000 तक लेके जाना है तो आपको ये सारा खर्चा करना पड़ेगा। एनुअल फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी $1 लाख से। सेलिंग प्राइस आपका रहेगा $70, जो शायद पहले भी शायद बोल रहे, और एडवर्टाइजिंग का आपका $5 लाख का खर्चा होता है। $5 लाख का खर्चा आपका फिक्स है।
इसके बेसिस पे निकालना क्या है, नया सेल्स का डेटा, कितने यूनिट बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट उस लेवल में मेंटेन हो। इसमें देखो यूनिट जल्दी की सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के नाम पे लिया है 50,000 डॉलर, और आगे कितना लिखा सामने 5 लाख है। वो टाइपिंग एरर हो, टाइपिंग एरर क्वेश्चन में हो गया ऐसा मान के चलते तो पूरा आंसर चेंज करना। आप 5 लाख डॉलर को 50,000 डॉलर बना दो, तो उनके सॉल्यूशन से आपका मैथ मिस्टेक, मिस्टेक में कुछ कर नहीं सकते। अब गिनने के लिए मुझे आगे का सम देखनी पड़ेगी, फिर निकालने के लिए। सॉल्यूशन में मिस्टेक है वो 30,000 कितना है। हाँ, देखो ऐसा है, आपको सेल्स ढूंढना है ताकि आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो आ जाए। फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग वाला जो है आपका वो कितना, 2,40,000। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट होगी वो कितना होगा, 1,00,000 एडिशनल फिक्स कॉस्ट, कैपेसिटी बढ़ाने की एडवर्टाइजमेंट। हाँ, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी तो बढ़ता है 5 लाख डॉलर, समझ आया। 2,40,000 फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी लगता है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगा 1 लाख कैपेसिटी बढ़ाने की, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा 5 लाख। फिर बोला प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये तो सारा फिक्स खर्चा है। अगर प्रॉफिट चाहिए तो इससे ऊपर होगा ना प्रॉफिट, अभी तो कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट कितना होगा, डिजायर्ड प्रॉफिट 7 लाख, कितना प्लस करना, सेवन सिक्सटी 5 लाख, 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन 16 लाख है ना, तो आपका लास्ट में ये प्रॉफिट बचे उठा जा रहा है और कुछ 15 तो बच जाए। अब मुझे इतना कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करना हो तो कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके लिए है डेटा सेल्स और कॉस्ट, लेबर मटेरियल अदर वेरिएबल तीनों ऐड कर लो, 30, 15, 5 और 10, बचा कितना, 40, 40 रुपीज पर यूनिट इज कॉन्ट्रीब्यूशन डॉलर्स। आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना कितना है, 16 है, पर यूनिट कितना मिलता है, डिवाइड कर कितना मिलता 40,000 यूनिट लेते हुए ना, कितना प्रॉफिट मिलेगा, बोलो समझ आया। सामने इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा, नहीं समझ आया तुमको, क्लियर। और कुछ मॉड्यूल कर लेना, कुछ नहीं हुए कुछ डाउट्स है तो कमेंट, क्रैकर ना ना उसमें वेरिएबल कॉस्ट, क्रैकर में 9th क्वेश्चन है अपना लास्ट, वेरिएबल कॉस्ट कैसे गिनना है। डायरेक्ट मटेरियल आएगा 20,000, डायरेक्ट वेजेस आएगा 16,000। हाँ, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकालने हैं वो बताया है, वेजेस का 25%, 16,000 का 25%, वो भी आगे। फिर उसके बाद है वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ये बोला 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। वो कॉस्ट शीट आपको मैंने समझाई नहीं इसलिए ये पता नहीं चला होगा। फैक्ट्री कॉस्ट में तो 3 चीजें आती है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, 3 चीजें आती है। तो आपने जो मटेरियल कॉस्ट की ना 20,000, प्लस वेजेस का 16,000, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड का 4,000,
वो मिला के जो टोटल बना उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज 40,000। उसका 10% है वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, आ जाएगा ना 4,000। फिर बोल रहे हैं वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4 रुपीज पर यूनिट, और आप यूनिट कितने बेच रहे हो वो देख लो, 1,000, वो भी हो गया 4,000। तो ये सब लेस कर दो, फाइनली जो आएगा वो क्वांटिटी। ठीक है, समझ आ रहा है? Cool. और कुछ कंप्लीट? तो सम सभी तक आपने जितने किए हैं वो सारे अपने डाउट इसमें देख लिए। और मॉड्यूल में ना कुछ बेसिक थियरी है, आपको बता देते हैं ओवरऑल क्या है उसको, रीडिंग करना है तो साथ में खत्म कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, एक वीक रीडिंग करना है, फोटो लर्न नहीं करना, जनरल आंसर। टाइप ऑफ कॉस्टिंग को मैंने आपको बताया 778। उसके बाद वाला जो आंसर है एडवांटेज ऑफ कॉस्टिंग 779, 8 पॉइंट वाला आंसर है। 11 पॉइंट है, 5 मार्क में एग्जाम में नहीं किया तो कोई भी 10 लिख दे। ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलो 8 पॉइंट भी देख लो इस जनरली, टेक्निकल आंसर नहीं है। थोड़ा कॉस्टिंग कैलकुलेट करने का फायदा क्या है, थोड़ा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी मेजरमेंट कर सकते हो हर चीज का, क्या खर्चा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है या अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी कौन कौन सी है वो पता चलता है। प्राइस फिक्स करने में हेल्प मिलती है ना, कॉस्ट पता चलेगी तो प्राइस फिक्स करो ना। प्राइस रिड्यूस करना हो तो भी हेल्प करता है, अगर कॉस्टिंग कंट्रोल की है तो प्राइस रिड्यूस करने का मार्जिन हमारे पास हमेशा बेहतर है, कंपटीशन में फायदा है। प्रॉपर प्लानिंग के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मटेरियल कॉस्ट और खर्चों पे कंट्रोल कर सकते हो, अगर अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है तो चीज का। मशीन से काम कराए या लेबर से, मतलब ऑटोमेशन पे जाए या लेबर वर्क पे जाए, सस्ता क्या पड़ता है, कॉस्टिंग भी समझ आएगा। प्रोडक्शन में एक्सपेंशन करे या जो चल रहा है वो ठीक है, लॉसेस अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं उसके रीजन ढूंढना, डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है, और आपके अकाउंट एक्यूरेट करते हैं। ये सब प्लस पॉइंट्स है नॉर्मल कॉस्टिंग का। फायदा क्या है, थियरी आंसर है पेपर में आते हैं तो पूछ लीजिए। लिमिटेशन में क्या है, कॉस्टिंग कैलकुलेट करने में खर्चा एक्सपेंसिव है, थोड़ा डिफिकल्ट है, एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है, हर जगह हर चीज में आप एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, कभी कभी इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, मतलब इतने बड़े स्केल पे बिजनेस चल रहा है कि हर चीज की गिनती लगाने को मुश्किल हो जाता है, होता है ऐसा प्रैक्टिकली। ये साउंड में कॉस्टिंग इतना बड़ा आसान था, प्रैक्टिस में कॉस्टिंग इतना बहुत डिफिकल्ट था। अब लेके बैठोगे अपना बिजनेस, उसकी गिनती लगाने जाओगे ना, तो अच्छे अच्छे बिजनेस में रॉन्ग कैलकुलेशन में बिजनेस कर रहे होते पता भी नहीं, मतलब जितनी कॉस्टिंग लगा के जितना प्रॉफिट जोड़ रहे होते हैं ना, आधे खर्चे तो कैलकुलेट ही नहीं किए होते, तो प्रॉफिट में ही जा रहे हैं, जो प्रॉफिट उनको दिख रहा होता है हाथ में नहीं जा रहा। कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ध्यान से करना जरूरी। यूनिफॉर्मिटी लैक करती है, सबका अलग अलग सिस्टम है, एक फॉर्मूला सब पे काम नहीं करता, ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, एक्यूरेसी में भी लैकिंग होता है, हर चीज को आप एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो कॉस्टिंग के साथ जुड़े हुए, जनरल हो गए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब क्या करोगे तो उसका क्या आउटकम आएगा, कॉज एंड द इफेक्ट, ठीक है वैसा है। तो वो रिलेशनशिप हमेशा कॉस्टिंग में रहता है कि ये ट्रांजेक्शन करोगे तो इतना खर्चा हो, ऐसा। प्रीवियस कॉस्ट दैट कुड नॉट बी कलेक्टेड इन द पास्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फ्यूचर कॉस्ट। ठीक है, पुरानी बातें भूल जाओ, संक कॉस्ट वाला हो गया, ये जो डूब गया वो डूब गया, खर्चा हो गया जाना, अब कुछ मतलब नहीं इसको कंसिडर करते। अगर कोई खर्चा एक्चुअल में हुआ है ना तो इसको कॉस्ट में कंसिडर करना चाहिए, तो सही एक्यूरेट आंसर है। बेसिक बात है, एबनॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब जो हर बार नहीं होती, और जो कंट्रोलेबल वो टाइप के एबनॉर्मल। नॉर्मल कॉस्ट मतलब ये खर्चा तो लगता ही है, कॉस्ट लगता ही है। एबनॉर्मल अनएक्सपेक्टेड हो गया, अननेसेसरी हो गया, और जो कंट्रोलेबल था और वन टाइम था, बार बार नहीं हुआ, ये लक बाई चांस हो गया, वैसी बात है एबनॉर्मल कॉस्ट। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम अच्छे से फॉलो होना चाहिए, जनरल ये। बाकी तो बता दिया था सर, तो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर जब, ठीक है, एक बार थियरी पूरी रीड करके गो थ्रू कर लेना, कुछ लगे कि नहीं पॉइंट समझ आया तो पूछ लेना। एडवांटेज और कुछ दे रखा है, ज्यादा टेक्निकल नहीं, एक कंसेप्ट में काफी कुछ कवर हो गया। हाँ, एक ग्राफ बना, देख कुछ है नहीं ऐसा। देखो 793 पे ना ग्राफ दे रखा है,
उसमें स्टोरी वही चल रही है कि ब्रेक इवन सेल्स तक आते आते ना आपका प्रॉफिट जो है जीरो हो जाता है, तो फिर ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ने लगता है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिख रहा है ना बीच में, जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वहां पे आपका जो कॉस्ट और सेल्स है, उसमें से एक ब्रेक इवन सेल्स आएगा जिसपे आपका सारा कॉस्ट कवर हो जाएगा, और उसके ऊपर जब जाओगे तो प्रॉफिट होगा। मैं समझा रहे थे। ठीक है। देखो, ये प्रोडक्शन, ये कॉस्ट और सेल्स की बात होगी। मतलब कॉस्ट और सेल्स की बात होगी, टोटल सेल्स आपकी जो भी हो, टोटल सेल्स वो जितनी भी हो रही है, तो एक ब्रेक इवन सेल का पॉइंट आता है, उसके बाद मार्जिनल सेफ्टी वाली सेल होती है। तो यहाँ ये जो है, ये आपका ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल्स तक पहुंचने में क्या क्या कवर होता है? फिक्स कॉस्ट कवर होता है। अब ब्रेक इवन सेल्स में भी कुछ तो वेरिएबल कॉस्ट लगा ही होगा, जीरो वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो यहाँ तक आते हैं, इस पॉइंट तक आते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट जो लगा है वो ब्रेक, और फिक्स कंपोनेंट जो है वो कवर हो जाता है। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, और यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसके इस तरफ आप देखोगे तो सारा आपका फिक्स खर्चा कवर, लेकिन यहाँ से जब सेल ऊपर बढ़ेगा, अब क्या होगा? प्रॉफिट शुरू होगा। तो देखो सेल्स, ये सेल्स लाइन और ये कॉस्ट लाइन। अभी तक ऐसा था, कॉस्ट, ये कॉस्ट लाइन ऊपर थी, सेल्स लाइन नीचे थी, ये सारा लॉस था। ये आया ब्रेक इवन, और यहाँ से शुरू हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ में सेल्स ऊपर की तरफ है, फिर ये जो गैप है, तो ये मैं कॉस्ट लाइन आ रही है, तो इसे वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, ये आपका पूरा सेल प्राइस। ये जो मार्जिन क्रिएट हो रहा है, कंट्रीब्यूशन दैट इज प्रॉफिट। ये फिक्स कॉस्ट तो आना ही नहीं, फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट इसमें, ये भी चलेगा, फिक्स कॉस्ट की लाइन है। फिक्स खर्चा हमारा इतना ही है। आपने ब्रेक इवन सेल करा, ब्रेक इवन सेल इसके लिए होगी सुपर होगी, जो फिक्स और वेरिएबल दोनों होगा। इसके बाद दोनों ऊपर सारा प्रॉफिट। एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको बोलेंगे जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वो पॉइंट कॉस्ट और आपका जो भी फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट आना चाहिए, वैसे इंटरप्रिटेशन करनी है। यहाँ पे कॉस्ट और सेल्स का ग्राफ है, यहाँ प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन करते जाओ, खर्चे बढ़ते जाएंगे। कौन से? वेरिएबल वाले, फिक्स वाले तो वही रहने वाले हैं। और जैसे इसका प्रोडक्शन करते जाओगे, उसको बेचते जाओगे, ये बढ़ता ही जाएगा। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपका ब्रेक इवन है, उसमें दोनों कॉस्ट रिकवर होंगे, इसके ऊपर से वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, बाकी का कॉस्ट। ऐसे इंटरप्रिटेशन बनाना भी खुद से ग्राफ को बना, प्रॉब्लम बनेगा। तो यहाँ पे ये जो है, तो क्या, मार्जिन से प्रोडक्शन यहाँ से शुरू होगा,
यहाँ पर आपका आया ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो पोर्शन है ब्रेक इवन पॉइंट, इसके बाद में सेल होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। अपन इक्वेशन में देखें ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन सेल्स प्रोडक्शन सेम है। अब समझ आया? बोलो और कुछ पूछना कंप्लीट, तो यार ऐसा करते हैं फिर आपके जो समझ बचे होंगे लेके आओगे वो, और अदरवाइज नया चैप्टर स्टार्ट करें।